लास्ट लेक्चर में देखो हम लोगों ने हीट ऑफ कंबसन किया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखो थर्मोकेमिस्ट्री में हीट ऑफ फॉर्मेशन हीट ऑफ कंबसन कर लिया है। अब हम लोग इसमें तीसरा मेन एनर्जी पहले करते हैं आपका, जिसका नाम है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तब आप लोग आगे हेडिंग लिखो, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, पता ही होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड को बेस से मिलाते हैं और जो भी हीट रिलीज होगा वही हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक है, तो उस पे नीचे लिखो क्या होता है, लिखो व्हेन वन equivalent acid react with one equivalent base, amount of heat release is known as heat of neutralization। ठीक है, जब एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन करता है और जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है वो कहलाता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, यही होता है आपका हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखो इसके कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं जो हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो जैसे आपका तो पहला फॉर्मूला ये होगा कि जब एक इक्विवेलेंट एसिड एक इक्विवेलेंट बेस से रिएक्शन करेगा। अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा इक्विवेलेंट होता क्या है, तो कोई बात नहीं, वो वैसे भी 2-3 चैप्टर बाद आएगा। तो आप लोगों के लिए एक सिंपल मैं एक दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ, ये दूसरा डेफिनेशन, तो इसमें नीचे लिखो या और करके लिखो व्हेन 1H plus combine with 1 OH minus and form 1H2O molecule, amount of heat release is known as heat of neutralization। तो जब एक H प्लस एक OH माइनस से कंबाइन होता है और एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा वो कहलाएगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नॉर्मली वैसे हम इसको पर मोल डिफाइन करते हैं, तो देखो इसका क्या मतलब है, व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड रिएक्ट विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो इसका देखो मतलब क्या है कि जैसे कि HCl का रिएक्शन करवाए NaOH के साथ, तो देखो HCl का मतलब है कि HCl से क्या बन जाएगा H प्लस एंड NaOH से क्या बन जाएगा OH माइनस। तो इससे क्या बनता है एक्चुअल में वाटर, और प्लस क्या होगा, देखो NaCl जो होता है एक्चुअल में, NaCl एक्चुअल में कहने के लिए लिखा जाता है पर एक्चुअल में बनता नहीं। आप खुद सोचो, आपके घर पे जब आप मान लो वाटर में जब नमक मिलाते हो तो नमक तो डिजोल्व हो जाता है ना, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आयन से वो दोबारा मिलके नमक बना दे। तो कहने के लिए बचपन में तो बता दिया जाता पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, पर मतलब एक्चुअल में NaCl बनता ही नहीं। तो एक्चुअल में ये Na प्लस ये पानी में पड़ा रहता है और जो Cl माइनस है ये वाटर में मतलब पड़ा रहता है, पानी में मतलब रहता है। ये आप खुद सोचो, सॉल्ट तो नमक में सॉल्युबल होता, मतलब सॉल्ट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर वाटर में वो सॉल्युबल है तो जब सॉल्युबल है तो कैसे कंबाइन होकर सॉल्ट बनाएगा, तो वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये दोनों एक्चुअल में पड़े रहते हैं, मतलब NaCl जैसा कुछ बनता ही नहीं है। बचपन में पढ़ा देते हैं, वो सिंपल रहता है पर एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं। तो देखो इस पूरे आपका रिएक्शन में जो इस पूरे रिएक्शन में जो एक्चुअल में जो रिएक्शन होता है वो सिर्फ ये है कि एसिड का H प्लस बेस के OH माइनस से कंबाइन होता है और आपके पास बनाता है H2O। बाकी Cl माइनस और Na प्लस कुछ भी नहीं करते, वो मतलब यूजलेस है, कुछ भी नहीं करते। तो काम के क्या क्या है, सिर्फ H प्लस एंड OH माइनस दोनों कंबाइन होकर क्या बनाता है, वाटर। इस रिएक्शन को करने में जो भी हीट रिलीज होती है वही आपके पास कहलाता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो देखो होता क्या है, इसमें जो भी रिएक्शन में जो हीट रिलीज होगा वही कहलाता है आपके पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यही आपके पास होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यही होता है। अब देखो आपके पास है क्या, जब भी H प्लस OH माइनस से कंबाइन होगा और वाटर बनाएगा तो जो हीट रिलीज होगा वो फिक्स है। अरे एक फिक्स रिएक्शन है तो हीट रिलीज फिक्स है,
तो जब भी H प्लस OH माइनस से कंबाइन होके वाटर बनाता है तो जो आपके पास जो हीट होगा मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है, वो कितना होता है, ये होता है आपका -57.1 किलो जूल पर मोल। मतलब ये एक मोल तो एक मोल बना, या फिर अगर आप इसको कैलोरी में करोगे तो ये कई बार कैलोरी में लिखा होगा तो दिस विल -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो इतना हीट रिलीज होगा, ठीक है। अगर रिएक्शन में 2 वाटर मॉलिक्यूल बने तो हीट रिलीज डबल हो जाएगा। तो इसमें नीचे जब भी ये मतलब एक मॉलिक्यूल मतलब आपको अगर रिएक्शन की हीट पहचानना है तो क्या देखना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बाकी Na और Cl तो कुछ करते ही नहीं है, तो इसके पहचानना है इससे। तो इसमें नीचे लिखो, तो लिखो क्या होता है, मतलब इसीलिए आपको एक दूसरा डेफिनेशन लिखो वाटर वाला, वाटर को पहचानो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे लिखो, इसमें लिखो when 1 mole water molecule when 1 mole water molecule are formed from 1 mole H plus ion and 1 mole OH minus ion, amount of heat release is always 57.1 kilojoule per mole और 13.7 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज है ये फिक्स है, ये आपका इतना ही होता है हमेशा, ठीक है। ये कभी भी चेंज आपका नहीं होता है, ठीक है ये। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें आपके पास और क्या हो सकता है, दूसरा का एग्जाम्पल समझते हैं। तो जैसे मान लेते हैं अगर आपके पास है H2SO4 और प्लस 2 टाइप NaOH, तो यहाँ से क्या बनेगा 2 टाइप Na प्लस और SO4 2 माइनस। एक्चुअल में यही दोनों रहेंगे, Na2SO4 लिखना चाहो लिख लो अपनी खुशी के लिए, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब आप छोटी क्लास में, अब आप बड़े हो गए हो, एक्चुअल में Na2SO4 कुछ बनता ही नहीं है, Na प्लस अलग पड़ा रहता है, SO4 अलग पड़ा रहता है, दोनों आपस में कभी कंबाइन नहीं होते हैं, और साथ में क्या होता है 2H2O, ठीक है। ये आयंस कभी कंबाइन नहीं होते भाई, ये सॉल्युबल सॉल्ट है, तो जब अलग अलग आयंस है तो कैसे कंबाइन हो जाएंगे ये, तो ये बनता है। तो इसका देखो हीट, तो देखो अल्टीमेट रिएक्शन क्या है, मतलब देखो इसमें 2H प्लस आयन था, 2OH माइनस आयन था, और क्या बना 2 वाटर। अगर 1 मोल वाटर बनता तो हीट रिलीज कितना होता था आपका, तो इसका अगर हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो देखो क्या होगा, अगर 1 मोल बनता था तो हीट रिलीज था -57.1, ये 2 मोल बनना है इसलिए इसको डबल करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई, सो हीट रिलीज -114.2 किलो जूल पर मोल। तो ये इसका हीट रिलीज होगा। तो क्योंकि यहाँ पे डबल वाटर बनना है तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज क्या होगा आपका, डबल होगा, ठीक है। ये इसका आपका हीट ऑफ द रिएक्शन होगा। अब हम लोग देखो इसमें करते क्या है, इसमें कुछ चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इसमें एक नीचे लिखो आपका फर्स्ट केस लिखो, रिएक्शन फर्स्ट लिखो केस 1 लिखो रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस and 1 mole water molecule is formed, amount of heat release is always 57.1 किलोजूल। ये जो हीट ये आपको याद भी रखना है, कई बार न्यूमेरिकल में नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद भी रखना है। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से होगा तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा वो हमेशा क्या होगा, वही 57.1, ठीक है। तो कुछ स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है आपको शायद पता होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है जो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाता है H प्लस, जैसे मान लो HCl, तो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा H प्लस NCl माइनस में, और बेस जैसे NaOH जो पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाए। तो आपको नहीं पता तो इसके बारे में नीचे लिख लो, इसमें लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स एसिड विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू इट्स आयन, and strong base means base which dissociate completely into its ion।
तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे कुछ और एग्जांपल मान लेते हैं, HBr का रिएक्शन हम लोग करते हैं मान लेते हैं KOOH के साथ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पूरा का पूरा टूट गया, कुछ करना नहीं पड़ा, तो H2O बना। और आपके पास क्या बनेगा इसमें, K प्लस एंड Br माइनस। तो इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन है, मतलब जिसको बोलेंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो वो आपके पास कितना होगा, ये आपके पास होगा माइनस 57.1 किलो जूल पर मोल। पर मोल या पर इक्विवेलेंट, पर इक्विवेलेंट का मतलब क्या, ये आपको आगे समझ में आएगा, अभी तो पर मोल भी लिख लो चल जाएगा ये, ठीक है। ये इसका हीट होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कौन सा एसिड स्ट्रांग होता है, कौन सा एसिड वीक होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे। हम लोगों के थर्मो, अभी देखो थर्मो चल रहा है, थर्मो के बाद आगे कुछ चैप्टर्स आएंगे, जैसे एक आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम और एक आएगा जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, तो इसके बारे में डिटेल में आगे लिखेंगे। अभी हम लोगों का फोकस सिर्फ हीट ऑफ द रिएक्शन पे है, अभी हमारा फोकस किसी और टॉपिक पे नहीं है, सिर्फ अभी हम हीट पे फोकस करेंगे। बाकी कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, तो इस पे हम लोग डिस्कशन आगे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब ये लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखो सेकेंड पॉइंट, लिखो केस टू करते हैं। तो देखो क्या होगा, लिखो इसमें, लिखो when weak acid react with strong base, when weak acid react with strong base, ठीक है। ये हमारा केस 2 है, when weak acid react with strong base। इसमें नीचे लिखो in this heat of neutralization is less than 57.1 kilojoule per mole, because in this some amount of heat is consumed, because in this some amount of heat is consumed in ionizing ions, मतलब in ionizing the weak acid, some amount of heat is consumed in ionizing the weak acid, ठीक है। इसमें नीचे लिखो वीक एसिड का मतलब क्या होता है, देखो जो पूरा डिसोसिएट कर जाए वो स्ट्रॉन्ग और जो पूरा ना करे वो वीक। तो इसमें नीचे लिखो वीक एसिड मींस एसिड विच डज नॉट आयनाइज कंप्लीटली। तो वीक एसिड का मतलब लिख लो एसिड विच डज नॉट आयनाइज कंप्लीटली। तो देखो जैसे एक वीक एसिड लेते हैं हमारे पास एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है। तो अगर आप इसका रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हो NaOH के साथ, तो बनेगा तो सॉल्ट। इसमें फिर से वही लिखते हैं CH3 COONA लिख देते हैं, चलो ये सॉल्ट, ठीक है। और साथ में बनेगा वाटर। तो इसमें देखो जो अमाउंट ऑफ जो हीट रिलीज होगा, मतलब जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो वो क्या होगा, देखो हीट रिलीज कितना होना चाहिए, हीट रिलीज होना चाहिए 57.1 किलो जूल, ठीक है। इतना होना चाहिए हीट रिलीज, क्या होगा 57.1 किलो जूल। पर आप समझो देखो इसमें क्या होगा, ये एसिड जो है, ये एसिड जैसे ये डिसोसिएट करेगा CH3COO माइनस में और H प्लस में, ठीक है। अब क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है, देखो लास्ट वाले में HCl HBr H2SO4 वो पूरे डिसोसिएट हो जाते हैं, ये पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। तो आपको इसको डिसोसिएट करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। मान लो मुझे इसको तोड़ने में, पूरा तोड़ना है ना, जब H प्लस बन जाएगा तभी तो H प्लस OH माइनस से मिलकर वाटर बनाएगा। तो सपोज करते इसको तोड़ने में मुझे 5 किलो जूल की एनर्जी देना पड़ा, सपोज करते 5 किलो जूल की एनर्जी देना पड़ा। अब इसको तोड़ने में मुझे 5 किलो जूल देखो देना पड़ा। अब ये जो H प्लस होगा इस OH माइनस से मिलके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो एनर्जी रिलीज कितना होता है 57.1 तो रिलीज हुआ, पर मुझे पहले 5 देना भी तो पड़ा ना वो। तो नेट एनर्जी रिलीज क्या होगा वो हम ऐसे लिखते हैं कि नेट में भाई कितना रिलीज हुआ, तो इसलिए इसमें लिखेंगे प्लस x। अभी x क्या है, x आपके पास है हीट गिवन टू ionize the
वीक एसिड। तो वीक एसिड को आयनाइज करने के लिए जो भी हीट देना पड़ता है तो वही आपके पास क्या कहलाएगा, वही आपके पास कहलाएगा एक्स। तो वीक एसिड उसको आयनाइज करने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो वो एक्स होता है, ठीक है। तो इस बार जो हीट रिलीज होगा 57.1 किलो जूल से कम होगा। इसमें लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो इन दिस, इसी में आगे लिख लो, इन दिस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इज लेस देन द 57.1 किलो जूल। अरे मान लो कुछ देना पड़ा, 5-10 किलो जूल देना पड़ा तो इतना रिलीज होगा तो वैल्यू से कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें नीचे फिर लिखो थर्ड केस, तो लिखो केस 3 लिखो, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, ठीक है। सेम वही, तो बेस वीक है तो मतलब कि जो पूरा आयनाइज नहीं होगा तो उसको भी आयनाइज करने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसमें नीचे लिखो, इन दिस some heat is required to completely ionize the weak base. So in this amount of heat release is less than the 57.1 किलो जूल। तो उससे कम हीट रिलीज होगा। तो उसका एग्जाम्पल चलो कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमोनिया। देखो अमोनिया को NH3 बोलो या फिर NH4OH, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वाटर में होगा तो वाटर में NH4OH बन जाता है। अरे अमोनिया वाटर से कंबाइन होकर यही बनता है, तो इसको भी अमोनिया बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें रिएक्शन होकर क्या बनेगा, NH4Cl प्लस वाटर, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। तो ये जो है ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, मतलब कि इससे बनेगा NH4 प्लस और OH माइनस। तो इसको कंप्लीटली आयनाइज करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, इसको आयनाइज करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होता है तो वो आपके पास क्या होगा, वो होगा -57.1 प्लस Y, ठीक है। Y क्या है इसमें, Y इसमें आपके पास है एनर्जी गिवन टू आयनाइज द वीक बेस, एनर्जी गिवन टू आयनाइज द वीक बेस। तो वीक बेस को आयनाइज करने के लिए जो भी एनर्जी दिया है वो आपका Y है, ठीक है, एनर्जी गिवन टू आयनाइज द वीक बेस, ठीक है। वीक बेस को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी है वो आपका Y होगा, ठीक है। अब इसमें केस 4 लिखते हैं फटाफट, अगर दोनों वीक हो गए तो लास्ट केस लिखो when weak acid react with weak base, ठीक है। इसमें नीचे लिखो in this energy is given to ionize both weak acid and weak base. Again in this energy release will be less than 57.1 किलोजूल पर मोल, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना कि जब भी एसिड का रिएक्शन बेस से होगा तो हीट रिलीज होगा ही होगा, हीट रिलीज होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, पर कम होता जाएगा। जैसे जैसे वीक एसिड होगा वीक बेस होगा हीट रिलीज कम होता जाएगा। हीट तो रिलीज होना ही होना है, एसिड को बेस से मिलाओगे तो हीट तो रिलीज होगा ही। तो वीक एसिड वीक बेस से रिएक्शन, ठीक है, और इससे क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल प्लस वाटर, ठीक है। तो इसमें जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा वो क्या होगा, -57.1 इतना होता अगर दोनों स्ट्रांग होते। x किलो जूल लग गया उसको आयनाइज करने में और y किलो जूल लग गया इसको आयनाइज करने में। तो ये पूरा आपके पास वैल्यू होगा, ये होगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको नीचे लिख लो, इसमें लिखो वेयर x इज हीट रिक्वायर्ड टू आयनाइज द एसिड एंड y इज हीट रिक्वायर्ड टू आयनाइज द बेस, ठीक है। तो ये आपका होगा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें एक नोट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, नोट करके लिखो व्हेन HF react with strong base, amount of heat release is more than 57.1 kilojoule.
in this amount of heat release is more than 57.1 kilojoule because in this hydration of F minus ion take place, because in this hydration of F minus ion take place। हाइड्रेशन के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में जाओ, उसमें सब बता रखा है। तो क्योंकि आपको पता होता है हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ आयन। F माइनस का साइज बहुत छोटा है, तो क्योंकि छोटा साइज है तो इस वजह से उसका हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए एनर्जी रिलीज बहुत हाई है। तो इसमें नीचे लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो साइज ऑफ F माइनस आयन इज वेरी स्मॉल, सो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F माइनस आयन इज वेरी लार्ज। तो बहुत ज़्यादा उसमें लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी होता है, ठीक है। तो देखो आपके पास क्या होगा, आप जब HF का रिएक्शन NaOH के साथ करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और Na+ मैंने पहले से बोला है कि भाई वो आयन कंबाइन नहीं होते, वो तो अपनी खुशी के लिए NaF लिख दो, पर ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये अलग पड़ा रहेगा और ये अलग पड़ा रहेगा। अब देखो ये जो F माइनस आयन है जो बना, तो आपको पता ही होता है F माइनस आयन जो है इसके चारों साइड फिर वाटर मॉलिक्यूल भी आएंगे। अरे सब कुछ वाटर में होता है, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो इनमें क्या होगा, देखो ऐसे बॉन्डिंग होगी, तो ऐसे ढेर सारे क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल आएंगे। तो ये जो आपका बॉन्डिंग करेगा उसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होगा वो भी कहलाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है HF के केस में, वो मोर देन मतलब कि 58 59 साइन के साथ कंपेयर नहीं करना है ये, ठीक है। साइन तो बस ये बताता है कि रिलीज होने का सिंबल, तो मोर देन 57 पॉइंट किलो जूल, और वैसे ये अप्रॉक्सीमेट 63-64 के आसपास होता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं याद, पर 63-64 के आसपास होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो उसमें अप्रॉक्सीमेट एनर्जी क्या रिलीज होता है, 63 या फिर 64 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो जब हम लोग इसमें रिएक्शन करते हैं, आपका HF का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करते हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज 57.1 से ज़्यादा होता है ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ F माइनस आयन, और हीट रिलीज नियरली 63-64 के आसपास होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, फिर आगे के टॉपिक पे आएंगे। तो पहले चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें नीचे लिखो एस्टिक एसिड, ये एस्टिक एसिड विनेगर में जो रहता है, एस्टिक एसिड इज 20% self ionized, is 20% self ionized if 1 mole acetic acid react with 1 mole NaOH, if 1 mole acetic acid react with 1 mole NaOH, find the amount of heat release, ठीक है। और लास्ट में लिख लो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, और लास्ट में देखो गिवन है आपका 10 किलो जूल हीट इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज 1 मोल एसिटिक एसिड, ठीक है। 10 किलो जूल हीट इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज 1 मोल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब समझो इसमें देखो क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको पता है वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, तो बोला है कि 20% डिसोसिएट हो रहा है। तो देखो क्या होगा, ये एसिटिक एसिड है, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस वाटर, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। इसमें देखो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा वो होगा 57.1 प्लस x। अब क्वेश्चन है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो सबसे पहले एसिटिक एसिड बोल रहा है कि 20%, मतलब कि 20% वो खुद से टूट गया, सेल्फ आयनाइज, मतलब कि 1 मोल था, 1 मोल में 20% मतलब कि 0.2 मोल टूट गया, खुद से टूट गया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, टूट गया। तो आपको तोड़ना कितना पड़ेगा, तोड़ना आपको पड़ेगा सिर्फ 80%। तो हमको 80% आयनाइज करना है, मतलब 80% हमको आयनाइज करना है।
अरे 20% तो खुद से टूट गया, तो आपको आयनाइज कितना करना पड़ेगा 80%। 80% का मतलब हमें कितना आयनाइज करना, हमें आयनाइज करना 0.8 मोल। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि 10 किलो जूल एनर्जी लगती है अगर आपको 1 मोल आयनाइज करना है। ठीक है, और देखो ये 1 मोल दिया था समझो, और 0.2 मोल तो खुद से टूट गया, तो आपको कितना तोड़ना पड़ा 0.8 मोल। अब अगर 1 मोल तोड़ना होगा तो एनर्जी लगता था 1 मतलब 10 किलो जूल, तो 0.8 मोल तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी लगेगा वो कितना लगेगा 8 किलो जूल। अरे 1 मोल के लिए 10 किलो जूल लग रहा था, और आपको कितना तोड़ना है 0.8 मोल, मतलब आपको देखो सेल्फ आयनाइज मतलब 20% खुद से टूट गया है, 80% आपको तोड़ना पड़ेगा। 80% तोड़ने का मतलब कि आपको 0.8 मोल तोड़ना होगा, मतलब आपको एनर्जी चाहिए होगी 8 किलो जूल। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, इसमें 20% खुद से टूट गया था, हमको तोड़ना कितना पड़ा सिर्फ 0.8 मोल, और 1 मोल के लिए एनर्जी था 10। तो इस तरीके से लिख सकते थे। तो ये होगा -57.1 प्लस 8, तो ये होगा -49.1 किलो जूल। ठीक है, तो आपको इतना हीट रिलीज होगा, समझ में आपको आ गया होगा। तो जब सेल्फ आयनाइज बोल दिया है तो उतना तो आपको करना ही नहीं पड़ा, आपको करना कितना पड़ा 80%, मतलब कि 8 किलो जूल की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, ये इस पे एक बेसिक क्वेश्चन था हम लोग, चलो इस पे 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं 5 ml HCl है। ठीक है, ये एक दूसरा बीकर है, इसमें सपोज करते हैं 5 ml क्या है NaOH, 5 ml HCl, 5 ml NaOH। ठीक है, मैंने मान लेते दोनों को मिलाया, और मिलाने पे एसिड बेस है। ठीक है, और रिएक्शन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, रिएक्शन होगा टेम्परेचर बढ़ेगा। मैंने 3 को मिलाने पे 2 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर सपोज करते हैं मैंने अगर इसको 10 ml एसिड लिया और अगर 10 ml बेस लिया और अगर उसको मिलाया, तो क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, नीचे लिखो 5 ml HCl solution combined with 5 ml NaOH solution, and due to this temperature of solution increases by 2 degrees Celsius, and due to this temperature of solution increases by 2 degrees Celsius if if 10 ml same HCl solution react with 10 ml same NaOH solution, find the increase in temperature। ठीक है, तो आप मैं 1 मिनट के लिए सब वीडियो पॉज करके इसको सोचना। अब मैं इसका चलो सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, सेम टेम्परेचर इंक्रीज। तो मतलब कि यहाँ पे देखो हुआ क्या, देखो अब देखो पहले क्या था, सबसे पहले 5 ml HCl था और 5 ml NaOH था। ठीक है, तो जब इसको मिलाओगे तो क्या होगा 10 ml सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, मान लेते दोनों को मिलाने पे हीट कुछ रिलीज हो रहा है, वो Q1 है। ठीक है, कुछ भी मान लेते हीट रिलीज Q1 हो रहा है। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज कितने का कर रहा है आपका 2 डिग्री का। ठीक है, आपको पता ही होगा ये मतलब 2 डिग्री से। देखो सेकेंड केस में क्या है 10 ml HCl है और ये क्या है 10 ml NaOH। ठीक है, अब देखो सेकेंड केस में क्या है कि जब दोनों को मिलाया तो वॉल्यूम बन गया डबल भाई, डबल हो गया वॉल्यूम। अब दोनों का अमाउंट डबल है तो हीट रिलीज भी तो देखो डबल होगा ना ये। पर आप खुद सोचो, जब वॉल्यूम जैसे हीट क्या होता है, जैसे मान लो हीट होता है मास इनटू टेम्परेचर चेंज। ठीक है, मास समझ लो या वॉल्यूम समझ लो, अरे डेंसिटी को अभी मत ध्यान दो, मास समझ लो वॉल्यूम समझ लो। ठीक है,
तो आप समझ लो कि जैसे अरे क्या होता है हीट, क्या होता है हीट, देखो क्या होता है मास इंटू अरे एम सी डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी सब सेम मानना, तो मास इंटू टेम्परेचर चेंज, ऐसे समझ लो, ठीक है। चलो सी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मान लो मास सपोज करो हीट डबल हो गया और मास डबल हो गया, तो वो सेम, सब कुछ सेम है, सेम सोल्यूशन है, तो हीट कैपेसिटी भी सेम होगा। अगर मास डबल और मतलब मास डबल और ये भी डबल, तो देखो डबल से डबल कट जाएगा तो ये दोबारा सेम आएगा। तो देखो क्या होगा आपका सेकंड वाले केस में, देखो हीट चेंज डबल हुआ, हीट तो रिलीज डबल होगा, कोई इसमें डाउट नहीं, पर इसमें क्या हुआ, देखो आपके पास इसमें जो वॉल्यूम है वो भी डबल हो गया, तो इस वजह से जो यहाँ पे इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा वो दोबारा 2 डिग्री ही आएगा। आप खुद एक कॉमन सेंस से सोचो, आप लोगों ने कभी मिल्क बॉईल किया होगा घर पे, मान लो मिल्क बॉईल होता है एक फिक्स डिग्री पे, मान लो 80 डिग्री पे सपोज करो मिल्क बॉईल करते हैं, कुछ भी मान लो 80 डिग्री मिल्क बॉईल करता है, ठीक है। अगर आप एक पैकेट मिल्क लो, सपोज करो मान लो कुछ भी एक पैकेट मिल्क लाए, अमूल का मिल्क लिया, सपोज करते वो बॉईल होने में 5 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, टेम्परेचर तो फिक्स है। अगर आप 2 पैकेट मिल्क ले लो और उसको फिर से बॉईल करो, तो देखोगे जब 2 पैकेट मिल्क हो गया तो वॉल्यूम डबल हो गया, तो आपको हीट का रिक्वायरमेंट भी डबल होगा, तो इसलिए उसको बॉयल होने में देखना नियरली 10 मिनट का टाइम लगेगा। अरे आपने किया होगा ना कई बार कि कम मिल्क होता है तुरंत बॉयल हो जाता है, ज़्यादा मिल्क होता है ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब देखो टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर तो सेम है, 80 डिग्री पे मिल्क बॉयल हो रहा है, पर आपको अब हीट को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, तो टेम्परेचर तो सेम। वैसे ही यहाँ पे देखो वॉल्यूम डबल हुआ और हीट भी डबल, तो पर इसलिए टेम्परेचर का राइज सेम है, क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है एम सी डेल्टा टी, तो डबल मास तो डबल हीट, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल बी द सेम, ठीक है। तो ये आपके पास होगा एक सिंपल सा क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग चलो इस पर एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी करते हैं, इसमें लास्ट वाले में ध्यान रखना कि इंक्रीज इन जो टेम्परेचर होगा वो आपके पास सेम होगा और 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हम लोग एक अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, मेरे पास एक अच्छा जे एडवांस का क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तो लिखते हैं इसमें, लिखो 25 ml 1 m HCl, 25 ml 1 m HCl combined with 35 ml 0.5 m NaOH, ठीक है। फिर आगे बोला है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन जब दोनों को मिलाया तब, तो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इज 25 डिग्री सेल्सियस एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉमा करके लिखो भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 4.184 जूल पर ग्राम, मतलब डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। और फिर इसमें नीचे आपको वही इफ 57 किलो जूल per mole heat is released when, if 57 kilojoule heat is released when 1 mole water is formed from H plus and OH minus, and find the final temperature of solution, find the final temperature of solution। तो देखो क्वेश्चन क्या करा है, HCl को NaOH से मिलाया, दोनों में रिएक्शन होगा जो भी होगा, इनिशियल टेम्परेचर ये, फाइनल टेम्परेचर बताना है कि क्या होगा। तो देखो अब इसमें क्या होगा, मेनली तो देखो ये होता है H प्लस और OH माइनस, ये मेन है, ठीक है। इससे क्या बनता है वाटर, ठीक है। अगर ये 1 मोल होता है, मतलब देखो ये रिएक्शन क्या होता है, ये होता है 57, बोला है ये क्वेश्चन में बोला है किलोजूल पर मोल, इतना हीट रिलीज होता है, 57 किलोजूल हीट इज रिलीज व्हेन 1 मोल वाटर इज फ्रॉम H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में समझो क्या क्वेश्चन में आपके पास, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं थोड़ा यूनिट हटा रहा हूँ, देखो
HCl में मतलब कि H प्लस का मोल, समझो पहली बात तो H प्लस के मोल कितने हैं, तो आपको पता होगा मोलैरिटी क्या होता है, वो होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। तो मोल क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है। एक बात का ध्यान रखना है क्या, कि ये जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है, ठीक है, ये लीटर में होता है, ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या होगा, देखो इसका मोल कितना है, तो इसका मोलैरिटी है 1, इसका वॉल्यूम लीटर में लो, तो लीटर में कितना होगा 0.025, अरे लीटर में यही होगा ना, ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये मोल कितना है 0.025 मोल, ठीक है। इसका मोल देखो कितना होगा, इसका मोलैरिटी 0.5 और इसका वॉल्यूम लीटर में, तो कितना होगा 0.035, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका मोल कितना होगा 0.0175, मेरे हिसाब सही आ रहा है आपके पास। अब देखो इसमें आपका केस है लिमिटिंग रिएजेंट वाला, तो इसमें ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, अरे NaOH का अमाउंट कम है ना, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो जो वाटर जो बनेगा एक्चुअल में इसका कितना मोल बनेगा, ये बनेगा 0.0175 मोल, ठीक, कितना मोल बनेगा। अब देखो अगर 1 मोल वाटर बनता है तो हीट रिलीज कितना होता है 57 किलो जूल हीट रिलीज होता है। यहाँ पे कितना बनना है, यहाँ पे बनना है 0.175 मोल, तो मतलब हीट रिलीज कितना होगा, हीट रिलीज हो जाएगा 0.0175 इंटू 57 किलो जूल हीट रिलीज होगा, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ एक्चुअल में। तो ये 0.997 आ रहा है एक्चुअल में, तो ये आपके पास आ रहा है, इसको मैं जूल कर लेता हूँ बल्कि 997.5, दिस विल बी जूल, ठीक है, मैंने इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो होगा क्या एक्चुअल में, ये जो हीट है एक्चुअल में, ये जो हीट है ये तो सोल्यूशन में पड़ा रहेगा, तो कहीं जाएगा नहीं, अरे जब एसिड को जब बेस से मिलाएंगे तो हीट रिलीज होगा, वो हीट तो सोल्यूशन में पड़ा रहेगा, इसी की वजह से क्या होगा, सोल्यूशन गर्म होगा, इसी की वजह से सोल्यूशन क्या होगा, गर्म होने वाला। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले समझो ये 25 ml है और ये 35 ml है, तो अब देखो क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, अरे 25 प्लस 35 तो कितना होगा 60 ml, ठीक है। ये मोल में ध्यान रखना था, ये मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में लेना होता है, तो इसके हिसाब से हमने किया, ये इतना मोल आएगा और इतना किलो जूल, तो ये आपका हीट 60 ml, ठीक है। अब आपके पास देखो क्या होगा, डेंसिटी 1 है, तो देखो मास क्या होगा, मास क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो ये 60 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होता है इतना हीट रिलीज होगा, अरे भाई हीट रिलीज इतना है ना ये, अरे माइनस साइन लेना चाहो ले लो, उसको कोई मतलब नहीं है, हीट रिलीज मतलब रिलीज आपको पता है, माइनस साइन इस चैप्टर में इंडिकेट करता है बस हीट रिलीज, तो इतना हीट रिलीज होगा, तो देखो हीट इक्वल टू क्या होगा mc डेल्टा टी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, हीट रिलीज कितना हो रहा है 997.5, अरे हीट रिलीज हो रहा है, हमको पता है हीट रिलीज, मास कितना है 60 ग्राम, ठीक है। इसका हीट कैपेसिटी 4.184 गिवन है और इनटू डेल्टा टी, ठीक है। अरे ये गिवन है हीट कैपेसिटी 4.184, तो इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये आ रहा 3.97 एक्चुअल में, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट 4 ले लेते हैं, तो जो डेल्टा टी है वो अप्रॉक्सीमेट, वैसे 3.97 आया तो अप्रॉक्सीमेट चलो 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इक्वल टू करना चाहो तो वैसे 3 वैसे चलो अप्रॉक्सीमेट इसको 4 ले लेते, ज़्यादा अच्छा है। तो 4 डेल्टा टी की वैल्यू देखो, इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर तो मैं भूल ही गया कितना दिया था, एक मिनट में जा चेक कर लेता हूँ। इनिशियल टेम्परेचर कितना 27 दिया था, कितना था वो 25, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर 25 था, तो इसलिए फिर जो फाइनल टेम्परेचर होगा, अरे 25 प्लस 4 तो वो कितना होगा 29 डिग्री, ठीक है। तो डिफरेंस तो डिग्री सेल्सियस में लो केल्विन में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल हो गया, एक अच्छा न्यूमेरिकल था जो जे एडवांस में आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब हम लोग चलो कुछ हीट्स को और लिखते हैं इसमें।
तो अब आप लोग आगे हेडिंग लिखो, एक लिखो हीट ऑफ ट्रांजिशन। देखो बड़े हीट में हम लोगों का एक ही हीट बच रहा है बॉन्ड एनर्जी पहले, लेकिन कुछ छोटे मोटे हीट कर लेते हैं, फिर बॉन्ड एनर्जी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लिखो हीट ऑफ ट्रांजिशन। देखो हीट ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि आप एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म को दूसरे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, उसमें जो भी हीट रिलीज होता है, फिर जो भी हीट आपका एब्जॉर्ब होता है, वही होता है हीट ऑफ ट्रांजिशन। तो उसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when amount of heat released or absorbed when one electropic form is converted into other electropic form, when one electropic form is converted into other electropic form। जब एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म दूसरे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जो भी हीट रिलीज होगा फिर एब्जॉर्ब होगा वो कहलाएगा हीट ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, जैसे अगर आपने मान लो ग्राफाइट को डायमंड में कन्वर्ट किया तो जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगा वही कहलाएगा हीट ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, ये सब छोटे मोटे टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पता होना चाहिए। वही 1 मोल होना चाहिए, सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको समझने के लिए चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें नीचे लिखो व्हेन 1 मोल ग्राफाइट when 1 mole graphite undergo combustion, when 1 mole graphite undergo combustion, amount of heat release is 390 किलोजूल। ठीक है, मैंने आगे माइनस नहीं लगाया, आप लगा लो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हीट रिलीज बोल दे तो माइनस से लगाना है, और कंबसन के केस में तो ऑलवेज माइनस से लगाना, पता होता है हीट रिलीज। When 1 mole of graphite undergo combustion, amount of heat release is 390 kilojoule per mole, and when 1 mole diamond undergo combustion, amount of heat release is minus 395 kilojoule per mole. Find the heat of transition. Find the heat of transition when 1 mole graphite is converted into 1 mole diamond, when 1 mole graphite is converted into 1 mole diamond। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अगर आप ग्राफाइट का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करोगे तो CO2 गैस बनेगा, इसका हीट गिवन है -390 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर आप डायमंड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करोगे तो फिर जो अमाउंट ऑफ जो हीट रिलीज होगा वो होता है -395 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो आपको ट्रांजिशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म को दूसरे इलेक्ट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट करना तो रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। अरे पलटना पड़ेगा ना, ये तो हमें बोला है ग्राफाइट से डायमंड, तो ये क्या होगा, CO2 गैस से C डायमंड और प्लस ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और इसको कंबाइन कर दो। ठीक है, माइनस से हो जाएगा प्लस, को कंबाइन कर दो तो C ग्राफाइट से C डायमंड। ठीक है, हीट रिलीज प्लस कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो होगा 5 किलो जूल पर मोल, और यही तो होगा हीट ऑफ ट्रांजिशन। बस हो गया, तो पता ही होता है हेस लॉ को यूज करना, आपका आंसर आ जाएगा हमेशा। ठीक है, तो ये हीट ऑफ ट्रांजिशन होता है। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म और हम लोग लिख लेते हैं, 2-3 बेसिक टर्म लिख लेते हैं जिसका हम लोगों को आगे यूज भी पड़ेगा बॉन्ड एनर्जी में। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन, तो आप लोगों को शायद ये पता होगा कि 2 टाइप के हीट होते थे। एक हीट होता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और एक हीट होता था स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, पता होगा एक हीट होता है आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और एक हीट होता था आपका स्टेट चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जो आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए होता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ये चीज़ आप लिख लो, इस समय लिखवा नहीं रहा क्योंकि ये बच्चों वाले हीट से जो क्लास 9 में पढ़ाए जाते हैं।
तो दो टाइप की हीट होते हैं, एक हीट होता है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, और एक हीट होता है जो स्टेट को चेंज करता है, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर इसको लिख लो आपका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, लिखो इसका डेफिनेशन लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इनटू 1 मोल लिक्विड। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इनटू 1 मोल लिक्विड। तो जब आप मान लेते हैं कोई सब्सटेंस जैसे ए, अगर आप सॉलिड को अगर आप ए लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, स्टेट चेंज करते हो, तो इसमें जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, हीट ऑफ आपका फ्यूजन ऑफ ए। ठीक है, वो ए का फ्यूजन कहलाएगा। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो भी हीट लगता है वो कहलाता है हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, 1 मोल लेना है, ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आगे फिर 1 मोल of solid is converted into 1 mole of liquid, amount of heat required is known as latent heat of fusion। ठीक है, ये हो गया latent heat of fusion। अब आगे लिखो इसमें फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखो हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये फिर क्या होगा, ये आपके पास कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें वेपराइजेशन पता ही होता है लिक्विड से गैस, तो इसमें नीचे लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस। ठीक है, व्हेन 1 मोल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, या फिर लिख लो वेपर, 1 मोल लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू 1 मोल वेपर। ठीक है, तो अगर आपके पास एक लिक्विड है, अगर आप इसको वेपर में कन्वर्ट करते हो, तो जो भी हीट होगा मतलब जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगा ये कहलाएगा हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये आपके पास कहलाएगा। अब इसमें ये तब समझ में आ ही रहा होगा। इसमें एक और लिख लो, फिर आगे लिखो हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये सब ऐसे लिख लो, पता होना चाहिए सारे वर्ड, नहीं तो फिर अगर मान लो कल आया तो कल फिर आप लोग बोलोगे सर ने तो पढ़ाया नहीं, हमको पता ही नहीं। इसलिए लिख लो सब ज़्यादा काम करने पर पता होना चाहिए सब। हीट ऑफ सब्लिमेशन, या फिर ये क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपर सब्लिमेशन। जब भी लेटेंट बोले इसका मतलब कि ये एनर्जी यूज हो रहा है स्टेट को चेंज होने में, ना कि टेम्परेचर को बढ़ाने में। ठीक है, 10 में नीचे लिखो व्हेन 1 मोल सॉलिड इज डायरेक्टली converted into 1 mole gas, amount of heat required is known as heat of sublimation। amount of heat required is known as heat of sublimation। तो अगर आप सॉलिड को सीधा गैस में कन्वर्ट करोगे तो जो हीट ऑफ रिएक्शन होगा वही कहलाएगा हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो हीट ऑफ सब्लिमेशन होता है वो हीट ऑफ फ्यूजन, अरे क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व है, पता ही है हेस लॉ के हिसाब से, तो प्लस हीट ऑफ वेपराइजेशन के सम के इक्वल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है कि हीट ऑफ जो सब्लिमेशन होगा वो हीट ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपराइजेशन के सम के इक्वल होगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक हीट्स होगा, पर मैं आपको कुछ बस बताना चाह रहा हूँ। अगर कभी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो हीट एब्जॉर्ब होता है, ये ऑलवेज ट्रू है। अगर लिक्विड से गैस में जाओगे तो हीट एब्जॉर्ब होगा, और अगर रिवर्स करोगे, पता हो तो रिवर्स करने में, तो हीट रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर आप कभी भी सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो हीट जो होगा, मतलब मैं हीट के बारे में बता रहा हूँ, देखो हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, मतलब हीट आपको देना ही पड़ेगा, मतलब ये एंडोथर्मिक होगा। मतलब अगर आप कभी भी इसको करोगे तो ये एंडोथर्मिक होगा, ध्यान रखना है। तो हीट आपको देना ही पड़ेगा, हीट मतलब देना ही पड़ेगा। अगर आप लिक्विड से गैस में जाओगे तो हीट आपको देना ही पड़ेगा, ये भी एंडोथर्मिक होता है। ठीक, ऑलवेज ध्यान रखना है। पर अगर आप कभी भी गैस से लिक्विड है, अरे मान लो कंडेंसेशन किया तो हीट रिलीज होगा,
तो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। और या फिर आपने कभी उसका वही मान लेते हैं कि आपने उसको सॉलिडिफाई कर दिया उसको, ठीक है, मतलब उसको फ्रीज कर दिया, मतलब कंडेंसेशन का, या फिर आपने अगर उसको फ्रीज किया तो भी आपको ये हीट रिलीज होगा। तो याद रखना कि सॉलिड से लिक्विड जाने में हीट देना पड़ता है, लिक्विड से गैस जाने में हीट देना पड़ता है, गैस से लिक्विड में हीट रिलीज होगा या लिक्विड से गैस में हीट रिलीज होगा, या फिर गैस से भी सॉलिड में जाओगा तब भी हीट रिलीज होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक हीट्स हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बॉन्ड एनर्जी के बारे में।